अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 7 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1 से। न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। 100 ग्राम बॉडी हंग ऑन अ स्प्रिंग elongates the spring by 4 centimeter when a certain object is hung on the spring and set vibrating. Its period is 0.5 second. What is the mass of the object pulling the spring? तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जो कि रेस्ट पर है, ठीक है। अब इसके साथ अभी इस सिचुएशन में इसके साथ किसी किस्म का कोई लोड अटैच नहीं है, लेकिन जैसे ही हम एक लोड को जिसका मास m1 है इस स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि स्प्रिंग एकदम से एलोंगेट कर जाता है, उसमें एक्सटेंशन आ जाती है। तो वो जो एक्सटेंशन है, ठीक है, उस जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है एक्सटेंशन की वजह से, वो भी गिवन है और वो कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि हमने जो मैस लोड m को हैड मतलब लोड जो हमारा था उसको जो हैंग किया था जिसका मैस m1 था, हम उसके साथ एक और मैस अटैच कर रहे हैं m2 जो हमने m1 के साथ ही प्लेस्ड कर दिया। अब जैसे ही हमने m2 मैस को भी साथ अटैच किया, अब वो बता रहा है कि हमने अपने स्प्रिंग को वाइब्रेट करवा दिया। वाइब्रेट किस तरह से करवाया कि हमने उसको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड उसकी एक मोशन को कंटिन्यू करवा दिया और टाइम पीरियड जो इस वाइब्रेशन का है वो भी गिवन है। तो फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने जो मैस m2 है जो हमने फर्दर लोड किया था, हमने उसका मैस फाइंड आउट करना है। डेटा यहाँ पे गिवन है, मास ऑफ द बॉडी गिवन है, ग्राम में था उसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया है, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग सेंटीमीटर्स में था उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया है और टाइम पीरियड हमारे पास गिवन है। टू फाइंड में हमने क्या फाइंड करना है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पुलिंग द स्प्रिंग m2 को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m2 डिवाइडेड बाय k। ये आपकी बुक में गिवन है ये फॉर्मूला, ठीक हो गया। और ये स्पेसिफिकली ये जो है ये स्प्रिंग के लिए है, तो आपने इसको ध्यान से देख लेना है। और उसके बाद अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्या, अच्छा मैंने यहाँ पर m2 इस वजह से लिखा है बिकॉज मैं m2 के अकॉर्डिंगली उन्होंने हमें टाइम पीरियड की वैल्यू को उन्होंने प्रोवाइड किया है और m2 ही हमारा अननोन मैथ था जिसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बिकॉज इस फार्मूला में k अननोन है, हम लोगों ने हुक्स लॉ से जो हमने फोर्स की एक इक्वेशन डिराइव की थी हमने उसको डिनोट किया है F1 इज इक्वल टू kx। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने F1 क्यों लिखा है, F1 मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि जो F1 है ये वो फोर्स है जो कि इस स्प्रिंग में इस लोड ने जो एक्सटेंशन क्रिएट की थी उसकी वजह से आई है। आपने देखा होगा कि F1 का फॉर्मूला क्या है, F1 इज इक्वल टू kx। तो जो x है उस फॉर्मूला में वो ये वाला x है। तो ये x किसकी वजह से आया, m1 की वजह से आया। इस वजह से जो फोर्स है जो एक इसके पास कह लें कि पुलिंग फोर्स है वो m1 की वजह से क्रिएट हो रही है। तो मैं जो फोर्स का फॉर्मूला है उसकी कैलकुलेशन में जो मैं वैल्यूज़ को यूज़ करूँगी वो m1 के अकॉर्डिंगली ही यूज़ करूँगी। अब नेक्स्ट क्या है कि हम लोगों ने इस वाले फार्मूला को k के लिए अरेंज किया। उसके बाद हम लोगों ने k के लिए अरेंज करने के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट एक क्वांटिटी डिस्कस की है कि F1 का ओरिजिनल फार्मूला क्या होता है, F इज़ इक्वल टू ma। लेकिन स्प्रिंग के केस में जो एक्सेलेरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन हो जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब F1 अगर फोर्स मैस m1 के लिए है तो यहाँ पर मैस को भी हम मैस m1 से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे k की वैल्यू में और फर्दर हम लोग इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास k की वैल्यू आ गई। इसका यूनिट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन पर मीटर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम लोग इस k की वैल्यू को अपने रियल फार्मूला में पुट करेंगे जो टाइम पीरियड का फार्मूला था, इक्वेशन नंबर 1 जिसको हमने नाम दिया था। उसके बाद इस फार्मूला को हम लोगों ने अरेंज करने के हम m2 को फाइंड आउट कर सके। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, बोथ साइड्स पर स्क्वायर लेंगे, उसके बाद हम इसको m2 के लिए अरेंज करेंगे और सिंपल वैल्यूज़ को पुट करने के हमारे पास मास ऑफ द पुलिंग स्प्रिंग आ जाएगा जो कि हमारे पास m2 है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पुलिंग द स्प्रिंग इज इक्वल टू m2। तो ये आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 2 बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर है जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है। डिफरेंस किस बात का है कि यहाँ पर हमने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो डिफरेंट है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ लोड ऑफ 15 ग्राम elongates a spring by 2 centimeter if the body of mass 294 ग्राम is attached to the spring and is set into vibration with an amplitude of 10 centimeter, what will be its period, spring constant, maximum speed of its vibration। ओके, तो न्यूमेरिकल नंबर 2 की सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जो कि रेस्ट पर है, ठीक है। और जो रेस्ट पर स्प्रिंग जब है तो वो अपनी रिलैक्स फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद हमने उस स्प्रिंग के साथ जो है वो एक मास लोड को अटैच किया। लोड का मास भी गिवन है m1 इज इक्वल टू 15 ग्राम।
अच्छा, अब इस लोड को अटैच करने की वजह से जो हमारे स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन आई है, जिसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया, वो भी हमारे पास गिवन है। वो कितना है? 2 सेंटीमीटर। अब क्या है कि हम लोगों ने उसके साथ एक और मास मज़ीद अटैच कर दिया है, जिसका मास कितना है जी? 294 ग्राम। ठीक हो गया। और उसके बाद हमने इसको वाइब्रेट करवाना स्टार्ट कर दिया। अब अगर आप डायग्राम को ज़रा ध्यान से 1 सेकेंड, यस। अब आप यहाँ पर देखिए तो क्या हो रहा है कि अब हमने जब इसको वाइब्रेट करवाया है तो उन्होंने बताया कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है उसकी वैल्यू उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। वो कितनी है? एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जिसको हमने 0.1 में कन्वर्ट किया। तो एम्पलीट्यूड क्या है ज़रा वो समझ लेते हैं कि जब भी हम लोग स्प्रिंग मैथ सिस्टम में उसको वाइब्रेट करवाएंगे तो अब क्या होगा कि वो जो वाइब्रेट करेगा, जितना वो मीन पोजीशन से अबव डिस्टेंस कवर करेगा और जितना वो मीन पोजीशन से बिलो डिस्टेंस कवर करेगा, वो दोनों पॉइंट्स उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मीन पोजीशन से लेकर किसी एक भी एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? एम्पलीट्यूड। मतलब कि ओ ए जो डिस्टेंस है ये एम्पलीट्यूड की इक्वल है, जिसको हम एम एक्स नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। तो उसकी वैल्यू गिवन थी, वो मैंने डिनोट कर ली। तो बाकी डेटा देखे तो क्या है? मास ऑफ द लोड गिवन था, ग्राम में था, उसको किलोग्राम में किया। एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग गिवन थी, उसको हमने मीटर में किया। मास अटैच्ड विद द स्प्रिंग M2 भी गिवन था। अब मसला क्या है कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड, स्प्रिंग कांस्टेंट और मैक्सिमम स्पीड एट इट्स वाइब्रेशन। ये अननोन है और हम लोगों ने ये फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट की कैलकुलेशन बहुत आसान है। ठीक है, हम लोगों ने हुक्स लॉ से जो फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया था उसको डिनोट करना है, उसको अरेंज करना है। अब दोबारा से मैंने F1 क्यों यूज़ किया? बिकॉज F1 मास 1 की वजह से जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया है हम उसके अकॉर्डिंगली उसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू किसकी हमें गिवन है? मास M1 की वजह से जो एक्सटेंशन आया था वो। अच्छा, उसके बाद F1 की वैल्यू को मज़ीद पुट किया इस वाले फार्मूला में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने वैल्यू पुट की M1 की, G की और X की। तो हमारे पास अब जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास X की वैल्यू K की वैल्यू आ जाएगी, स्प्रिंग कांस्टेंट की। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। उसके बाद हमारे पास टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो देखेंगे, हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला है। अच्छा, अब टाइम पीरियड के फार्मूला में मैंने M2 लिखा है। उसका रीज़न ये है कि जो टाइम पीरियड हम लोगों को उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए कहा है वो M2 को पुट करने के बाद बताया कि हम लोगों ने जब M2 को अटैच कर दिया तो हम लोगों ने बाकी की सारी कैलकुलेशन M2 के रिस्पेक्ट से करनी है। अच्छा जी, टाइम पीरियड के लिए अब सब क्वांटिटीज़ की वैल्यू को पुट किया, हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू होगी। अब मैक्सिमम स्पीड का ये फॉर्मूला आपकी बुक में गिवन है, मैंने पेज नंबर भी बताया और इक्वेशन नंबर भी बताया, वहाँ सब इसको चेक कर लीजिएगा। मैक्सिमम स्पीड का सिंपल फॉर्मूला डिनोट करना है डायरेक्टली। उसमें हम लोगों ने एक्स नॉट की वैल्यू को पुट किया, एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो गिवन थी, के की वैल्यू जो कैलकुलेट की और मैस M2 की वैल्यू को, तो हमारे पास स्पीड आ गई। स्पीड को आप मीटर में भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर्स में, सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी और मीटर पर सेकेंड में भी, आप इट्स अप टू यू। उसके बाद हमने उसकी रिजल्ट को डिफाइन कर दिया है। ओके, अब हम आ रहे हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। एन 8 किलोग्राम बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर, द रीस्टोरिंग फोर्स इज 60 न्यूटन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड पीरियड, एक्सीलरेशन, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विद व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 12 सेंटीमीटर। अब सिचुएशन ये है कि बेसिकली एक बॉडी है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। अब उसका बॉडी का मास भी गिवन है, उसका एम्पलीट्यूड भी गिवन है कि कितने एम्पलीट्यूड तक वो जाती है ड्यूरिंग इट्स मोशन, रिस्टोरिंग फोर्स भी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है। अब जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो क्या है? टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। जब टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो उन्होंने सिंपल बोला कि टाइम पीरियड फाइंड आउट करें, लेकिन जब उन्होंने बोला कि एक्सेलरेशन फाइंड करें, स्पीड फाइंड करें, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें, तो उन्होंने साथ कंडीशन रखी है कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना होना चाहिए? 12 सेंटीमीटर। नॉर्मली क्या डिस्प्लेसमेंट था? एम्पलीट्यूड ही डिस्प्लेसमेंट होता है बेसिकली, जितना डिस्प्लेसमेंट गिवन हमें है वो कितना है? एक्स इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये नॉर्मल सिचुएशन का डिस्प्लेसमेंट उन लोगों ने हमें बताया था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने अब कहा कि जब डिस्प्लेसमेंट इन सारी चीज़ों का जो चार हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं इनको तब कैलकुलेट करो जब डिस्प्लेसमेंट हमारा स्पेसिफिकली 12 सेंटीमीटर है। तो आपने इस सारे क्वेश्चन में ट्रिक ही ये है कि इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाला हमारे डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन है ये किन क्वांटिटीज़ पे अप्लाई होगी और किस पर नहीं होगी। आपको स्टेटमेंट पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, जब टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करनी है, लेकिन मैंने साथ स्पेसिफिक लिख दिया कि टाइम पीरियड की कैलकुलेशन में हमें कितना डिस्टेंस लेना है? डिस्प्लेसमेंट 0.3 लेना है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने लिखा है मीटर्स में। टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा, उस फॉर्मूला में हमारे पास क्या चीज़ अननोन है? के अननोन है। के को हमने एक विद द हेल्प ऑफ अनदर फार्मूला फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू आई हमारे पास 200 न्यूटन पर मीटर।
उसके बाद इस वैल्यू को हम लोगों ने पुट किया अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास वैल्यू आ गई है टाइम पीरियड की। अब एक्सेलरेशन के लिए कंडीशन बदल गई है डिस्प्लेसमेंट की, अब डिस्प्लेसमेंट की न्यू वाली वैल्यू यूज़ करनी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो डायरेक्टली आपने पुट करना है, ये कहाँ कौन सी इक्वेशन से लिया वो मैंने डिनोट कर दिया, साथ रेफरेंस दिया है। अच्छा, अब आपने सारी वैल्यूज़ को पुट करना है, लेकिन ये याद रखना कि एक्स की वैल्यू क्या होगी अब 0.12। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। स्पीड के लिए आपने स्पीड का फार्मूला यूज़ करना है, ये भी आपकी बुक में गिवन है। उस वाले फार्मूला में हमें ये पता होना चाहिए कि जो ओमेगा है उसका अलग से एक फार्मूला है, ठीक है। ये हम लोगों ने सेकंड टॉपिक में रीड आउट किया था, उसको हमने पुट किया अंदर। उसके बाद सारी वैल्यूज़ को पुट किया। अगेन यहाँ पर जो एक्स था वो एक्स तो नॉर्मल एक्स ही होता है, लेकिन अब हम लोगों ने जो अनदर वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट थी वो यूज़ की, वो क्या है 0.12 मीटर और सेंटीमीटर्स में जितनी भी उसकी वैल्यू है। अच्छा जी, उसके बाद हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी बुक में गिवन है। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा कौन सा, हमने उस डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली सारी वैल्यूज़ को पुट किया। और ये जो एक्स नॉट एम्पलीट्यूड है ये ध्यान से अपने पुट करना है। उसके बाद हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू के लिए भी हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है बेसिकली एक्स नहीं x1 है, ये ठीक हो गया, वो हमने पुट की और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का भी जो है वो आंसर आ गया। लास्टली क्या किया है कि इन सब के रिजल्ट्स को मैंने मेंशन कर दिया। ओके, तो अब ये जो न्यूमेरिकल है थोड़ा सा ध्यान से शो करना है। अ ब्लॉक ऑफ mass 4 किलोग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 0.80 meter on the spring constant K is equal to 1969 Newton per meter. Find the maximum distance to which the spring be compressed. अब सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक ब्लॉक है और उसका मास है 4 किलोग्राम। अब जो ब्लॉक है वो अर्थ से जो उसकी हाइट है वो कितनी है 0.80 मीटर, मतलब और हमारी ग्राउंड से वो इतने ज़्यादा हाइट के ऊपर प्रेजेंट, ठीक हो गया, 0.80 मीटर की हाइट के ऊपर वो प्रेजेंट था। अब जैसे ही हम इस ब्लॉक को ड्रॉप करेंगे अब एक स्प्रिंग के ऊपर जो कि रिलैक्स्ड फॉर्म में था, तो क्या ये करेगा, ये ब्लॉक ऑटोमेटिकली स्प्रिंग को कंप्रेस्ड कर देगा, ठीक है। अब जब वो ब्लॉक जो है वो नॉर्मली फॉल कर रहा था तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन अब जैसे ही वो एक स्प्रिंग के ऊपर फॉल किया है तो अब जो उसकी एनर्जी है ड्यूरिंग दी उसके फॉलिंग प्रोसेस में वो कौन सी होगी, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। पहले तो ये बात जानना ज़रूरी है। अब जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो क्या है, हमने वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जितना कि इसने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया है। तो वो कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये वो डिस्टेंस है, इसको अब कंप्रेस्ड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं जितना हम हमारे मास ने स्प्रिंग को कंप्रेस किया है। तो अब यहाँ पर हमारा डेटा क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक, हाइट और स्प्रिंग कांस्टेंट ये गिवन है। फाइंड आउट करना है वो डिस्टेंस जितना हमारे ब्लॉक ने स्प्रिंग को कंप्रेस किया है। तो हम क्या कंडीशन यूज़ करेंगे कि जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी किसकी इक्वल हो गई अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी का फॉर्मूला लिखेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल जी का फॉर्मूला डिनोट करेंगे। उसके बाद हम इन दोनों फार्मूलाज को अरेंज करेंगे हमारे एक्स नॉट के लिए, बिकॉज हम लोगों ने यही एक्स नॉट डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, उसको हम लोगों ने अरेंज किया, अरेंज करने के बाद खाली एक्स नॉट के लिए उसको फर्दर अरेंज किया, सिंपली उसमें वैल्यूज़ को पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे साथ नोट में लिखना भूल गई, ये आप लोगों ने इस तरह से इसको लिखना है, ठीक हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि हमने फाइंड आउट करना था। न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। अ सिंपल पेंडुलम इज़ 50.0 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एट अ प्लेस वेयर g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, जब सिचुएशन ये है कि जो पेंडुलम की लेंथ है वो गिवन है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। अब जब जाहिर से जैसे उसको वाइब्रेट करेंगे तो वो अपनी मेन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन को कंटिन्यू कर लेगा। अब वो किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशंस कर रहा है हम लोगों ने वो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास डेटा क्या है, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम वो गिवन है, वैल्यू ऑफ जी गिवन है, फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी जिससे वो वाइब्रेट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता है, सिंपल पहले टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना पड़ेगा। टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने की वैल्यूज़ को अंदर पुट करेंगे, उसके बाद हम उसमें सिंपल टाइम पीरियड की वैल्यू निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला उसमें हम टाइम पीरियड की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 7.6 न्यूमेरिकल की तरफ। इसकी काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है। अ ब्लॉक ऑफ मास 1.6 किलोग्राम इज अटैच टू अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 न्यूटन पर मीटर एज शोन इन फिगर। द स्प्रिंग इज compressed to a distance of 20 centimeter and the block is released from the rest. Calculate the velocity of the block as it passes to the equilibrium position if the surface is frictionless.
सिचुएशन बहुत सिंपल है। हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि रेस्ट के ऊपर है, ठीक है। अब हमने उस ब्लॉक को क्या किया कि हमने उसे कंप्रेस करवाया है। जैसे ही हमने अपने ब्लॉक को कंप्रेस किया है तो जितना उसे कंप्रेस करवाया है वो लिमिट भी गिवन है कि आपने उसको 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कंप्रेस किया है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ही हम उसको अपने लेफ़्ट साइड की तरफ 2 सेंटीमीटर हम लेकर गए ब्लॉक को, तो उसने ऑटोमेटिकली स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। अब वो कह रहा है कि इस तरह करने से अब इस तरह करने से ब्लॉक के अंदर एक टू एंड फ्रो मोशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेगा, ब्लॉक जो है वो कभी दोबारा से इस साइड पर जाएगा और इस तरह से, अब ये उसकी मेन पोजीशन होगी ना, जहाँ जितना उसको कंप्रेस किया है उसके बाद उसको हमने रिलीज़ कर देना। तो ये रही हमारी मेन पोजीशन। तो ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक इस मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर मेन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर इधर की साइड पर डिस्टेंस कवर करेगा तो 2 सेंटीमीटर ही राइट साइड की पर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये है, उन्होंने कहा है कि उसकी मैक्सिमम जो है वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट इक्विलिब्रियम हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। मतलब कि ब्लॉक की वो वाली वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर होगी। अब देखें ध्यान से, ये होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन पोजीशन को कहते हैं, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है, ठीक हो गया। लेकिन जो मीन पोजीशन है जिसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, वहीं पर हमारी वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी मैक्सिमम। और एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर क्या होता है कि हमारी वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो मिनिमम होती है, ठीक हो गया। तो सिंपल हिंट है कि अगर हम लोगों ने मेन पोजीशन के ऊपर या इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है तो हम लोगों ने बेसिकली मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट इक्विलिब्रियम, जिसको मैंने किसकी इक्वल लिखा है, वी नॉट। और वी नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक हो गया, उस मैक्सिमम वेलोसिटी का। उस फार्मूला में हम सिंपली वैल्यूज़ को पुट करेंगे और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। A car of mass 1300 kilogram is constructed using a frame supported by 4 springs. Each spring has a spring constant 20,000 Newton per meter. If the two people riding in the car have a combined mass of 160 kilogram, find the frequency of the vibration of the car where it is driven over a pothole in the road. Assume the weight is evenly distributed. अच्छा, अब नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है कि जब भी कोई व्हीकल है, व्हीकल में जो है स्प्रिंग्स यूज़ होते हैं, ठीक है, शॉक्स वगैरह होते हैं, ताकि वो अगर हमारी गाड़ी किसी खड्डे वगैरह में से गुजरती है तो वो उसका इफ़ेक्ट को बेयर कर सके। अब क्या होता है कि जब भी गाड़ी किसी अनइवन रोड पर से गुजरती है तो हमें बहुत ज़्यादा झटके फील होते हैं, वाइब्रेशंस फील होती हैं, ठीक है। ख्वाह कितनी ही अच्छे ही गाड़ी की कंडीशन क्यों ना, हमें फील होगा कि रोड उतनी स्मूथ नहीं है, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि गाड़ी वाइब्रेट करती है। अब जो वाइब्रेशन है, हम लोगों ने बेसिकली उस वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है कि जब हम एक व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं, एक कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो कार अगर किसी अनइवन रोड से गुजरती है या किसी खड्डे में से गुजर रही है तो गाड़ी किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी, हमें उसको फाइंड आउट करना है। अब गाड़ी में क्या सीन होता है कि 4 शॉक्स या 4 स्प्रिंग यूज़ होते हैं, हर टायर के लिए अलग से एक स्प्रिंग होता है। तो उन लोगों ने स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दिया है एक सिंगल स्प्रिंग का, वो कितना 20,000 न्यूटन पर मीटर। अब अगर हमने इसको 4 के लिए, 4 टायर्स के लिए कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि हम स्प्रिंग कांस्टेंट 4 स्प्रिंग्स के लिए सिंपल इसी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो 4 स्प्रिंग्स का एक कंबाइंड इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद मास ऑफ द कार है वो हमारे पास 1300 किलोग्राम है। मास ऑफ द 4 पर्सनस है, मास ऑफ द पर्सनस कंबाइंडली वो मास गिवन है वो कितना है, 160 kg। अब फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज़ करोगे, बुक में गिवन है आपकी फॉर्मूला। उसके बाद इस फॉर्मूला के अंदर जो मास है वो किस तरह से आएगा, कार के मास में पर्सनस के मास को ऐड करने से आएगा। उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, उसको सिंपल फॉर्मूला में पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा और यही हमारा फाइनल रिजल्टेंट है। ओके, अब लास्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग at the end of spring if the equilibrium for its position as a function of time is given है। what is the displacement of the spring after 2 seconds। अब हमने ये फाइंड आउट करना है। सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है और वो अपनी मीन, ये रही उसकी मीन पोजीशन और ये दो उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। अब वो अपनी मीन और एक्सट्रीम पोजीशंस के बिटवीन वाइब्रेट कर रहा है। अब इसकी इस वाइब्रेशन के दौरान हम लोगों ने क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, हमने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। थर्डली उन्होंने बोला है कि जब हम लोगों ने जैसे ही मास मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ट्रैवल स्टार्ट करता है और ट्रैवल उसकी इस
जर्नी के बिल्कुल स्टार्ट में आपने टाइम नोट करना स्टार्ट कर देना। जैसे ही 2 सेकंड्स कंप्लीट होंगे आपने जल्दी से देख लेना कि अब कितना डिस्टेंस कवर किया है हमारे ऑब्जेक्ट ने। मतलब कि हम लोगों ने उसकी वाइब्रेशन के कंप्लीट होने का वेट नहीं करना, हमने ये करना है कि जैसे ही वो अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो आफ्टर 2 सेकंड्स वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो उसको हमने एक्स का नाम दिया और हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड, जो कि हमारे एक्स के इक्वल है, हमने वो फाइंड आउट करना है। तो इसकी कैलकुलेशंस देख लेते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन है, ठीक है। इक्वेशन 7.11 है ये बुक की, ठीक है। आप लोगों ने ये, अच्छा हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिस्टेंस की एक और इक्वेशन भी गिवन है, लेकिन वो साइन की फॉर्म में है, ठीक है। वो वाली इक्वेशन हम यहाँ पे इस वजह से यूज़ नहीं कर रहे बिकॉज हमारे पास गिवन डेटा में ये वाली इक्वेशन गिवन है, तो हमने इसी के साथ मिलती जुलती इक्वेशन ही यूज़ करनी थी, ठीक है। हमारे पास टाइम गिवन है, हमारे पास इक्वेशन गिवन है, तो हमने वही वाली सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन दी जो हमारे इस डेटा के साथ सूट बैठ रही थी। अच्छा, अब उसके बाद इक्वेशन गिवन है, सॉरी गिवन ये इक्वेशन हमने बुक से ली जो हमारे पास पता थी, और ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। अब जो इक्वेशन हमारे पास नॉन है उसको हमने गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर किया। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमने कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो एक्स नॉट है वो यहाँ पर 0.25 की इक्वल है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है हमारे इक्वेशन नंबर 1 में, वो इक्वेशन नंबर 2 में उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 0.25, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू कंपैरिजन से आ जाएगी, सिंपल। सेकंड अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर जो ओमेगा है वो यहाँ पर π/8 की इक्वल है, इसका मतलब है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है π/, तो वो हमने यहाँ पे डिनोट कर ली है। उसके बाद जो है ये फॉर्मूला बुक से मैंने लिया है, ठीक है। ये आपने ये इक्वेशन वहाँ से देख लेनी है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि इस ओमेगा में जो वैल्यू कैलकुलेट की थी वो पुट की, इसको अरेंज किया, हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू हो गई। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, सिंपल इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो उन्होंने हमें खुद से इक्वेशन गिवन थी उसी इक्वेशन को हमने डिनोट करना, उसमें जस्ट टी की वैल्यू को पुट कर देना, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो ये आपके सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर नंबर 7 के।